जी, अब आप जरा देखें इस पिक्चर को दोबारा, ये आपके सामने आ गई कि नहीं है? सबने देख लिया इसको। इसमें मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, ये एक खिड़की है। खिड़की के साथ आप देखें कि ऊपर केबल्स लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? केबल्स लगी। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। ये मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया है। बेटा ये खिड़की का ऊपर इसको क्या कहते हैं? ये जो ऊपर खिड़की के लगा हुआ होता है इसको शेड कहते हैं। जी बेटा, इसको क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। और ऊपर केबल से इसको क्या दी जा रही है? बेटा इसको केबल्स के साथ सपोर्ट सपोर्ट दी हुई है दीजिए। सर। ठीक है कि नहीं है? अच्छा बेटा, मुझे नहीं पता लेकिन ये ना लगता है कि कैम्ब्रिज का कोई बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये कैम्ब्रिज का क्या है, कोई बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। आपके सामने मैं एक चीज और देख रखता हूं। ये देखें, ये इतने को फेवरेट क्वेश्चन आपने देखा, ये भी जरा उसी से मिलती जुलती पिक्चर नहीं है जो भी आपके सामने आई है क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल में, है ना? बेटा आपको क्वेश्चन नंबर इक्विलिब्रियम 3 का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है कि नहीं? जी आ रहा है सर। यस सर। हाँ, देखें अगला भी उसी से मिलता जुलता है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। ये भी वही वही शेड है, नीचे से उसको सपोर्ट मिली हुई है। और उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता नहीं है। वही खिड़की, और खिड़की के ऊपर या या खिड़की की शक्ल है, ऊपर केबल से सपोर्ट मिली हुई है। ये सारे एक तरह के क्वेश्चंस नहीं है रफली। हम्म तो बेटा इक्विलिब्रियम 3 जो है वो रफली एक तरह के क्वेश्चंस को ही बेटा डिस्कशन में ला रही है। इक्विलिब्रियम 3 में सारे क्वेश्चंस एक खास तरीके के क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम 3 है आपके सामने, इक्विलिब्रियम 3 की शीट है, अभी हमने डिस्कस करना नहीं शुरू की, मगर मेरा बताने का मकसद ये था कि आपके सामने ये जो चीजें गुजर रही हैं, ये सारे जो हैं एक खास तरीके के क्वेश्चंस हैं। हम्म अच्छा जी, ये एक मिनट ठहरेंगे। अब ये आपके सामने भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये शीट आई हुई है या वो कैमरा आया हुआ है? हेलो। सर कैमरा आया हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था कि एकदम गायब कैसे हो गया। अब आपने देखा कि ये शीट है, और इसके साथ दोबारा अगर आपने वो देखना है, जो लोग दोज हैव जस्ट जॉइंड अस, के प्रेजेंट नाउ में क्या है टैब, और हमने शुरू किससे किया था कि हमारे सामने मैंने कहा कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो पिक्चर है ये आपके सामने जो आई है, ये वाली ये चीज, कि हम इसको डिस्कस करेंगे। खिड़की के ऊपर बना हुआ शेड है और वो केबल्स के साथ सपोर्टेड है। ठीक है कि नहीं है? अब हम इसको वापस चलते हैं और हम अपने उस कैमरे की तरफ आए। जी आ जाए। अब बेटा हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस करने। जाहिर है मैं इक्विलिब्रियम 3 के सारे क्वेश्चंस आपके सामने नहीं करूंगा बेटा, मैं एक। सर आप एक समय जी क्वेश्चन दिखा सकते हैं, और सर अपने पेजेस को थोड़ा सीधा कर दें। अब ठीक है। हाँ सही है। जी सर, और क्वेश्चंस दिखा दें। वो अभी एक मिनट है, मैं पहले एक जनरल क्वेश्चन करूंगा आपके सामने। क्या करूंगा? एक जनरल क्वेश्चन करूंगा, और फिर मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो क्वेश्चंस उस तरह से करके दिखाएं मुझे। आपने अब तक आपको ये तो समझ आ गई होगी कि ये दीवार है। हाँ, ये एक दीवार है बेटा, इससे वो खिड़की का शेड या स्लैब बाहर आ रही है, या ये कोई रॉड है जो इस तरह बाहर आ रहा है, और ये दीवार में हिंज्ड भी है, यानी दीवार में भी फिक्स्ड है, और ऊपर से एक रस्सी बंधी हुई है जो उसको सपोर्ट कर रही है। ऊपर से एक रस्सी बंधी हुई है जो उसको क्या कर रही है बेटा? सपोर्ट कर रही है। अब जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो ये है कि इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं? जी, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसका वेट। अगर तो ये एक यूनिफॉर्म चीज है,
अगर ये एक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है, इसका वेट बिल्कुल सेंटर से लगेगा। बेटा अगर ये स्ट्रक्चर, अगर ये रॉड या शेड जो भी चीज है, ये अगर यूनिफॉर्म है, इसका वेट बिल्कुल सेंटर से लगेगा। और ये जो केबल है, जाहिर है केबल टाइट हुई हुई है, इसमें एक टेंशन टी यूं लग रही होगी, वैसे एक टेंशन टी यूं भी लग रही है, मगर ये हमारी गुफ्तगू का या हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये वाली टेंशन दीवार के इस हिस्से पे लग रही है और इसे हमने डिस्कस नहीं करना। और इसके ऊपर लगने वाला, इस रॉड के ऊपर या शेड के ऊपर लगने वाला कोई और फोर्स है कि नहीं? जी नॉर्मल रिएक्शन। जी सॉरी, भूल जाए कुछ। जी, को मुझे बता सकता है कि इसके ऊपर कोई और फोर्स भी लग रहा होगा कि नहीं? नहीं सर। हाँ, क्या, कौन सा फोर्स? जी, वो फोर्स होगा बेटा, फोर्स फ्रॉम द हिंज। बेटा इसको कहते हैं हिंज, हिंज से लगने वाला एक फोर्स। और वो किस तरह लग रहा होगा? किस तरह लग रहा होगा? वो यूं लगेगा, इस तरह लग रहा होगा जी, इस तरह लग रहा होगा। बेटा हिंज से लगने वाला फोर्स क्या होगा? इस तरह लग रहा होगा, इस तरह मैंने बना के दिखाया, ये इस तरह लग रहा होगा, और एक इस तरह और एक इस तरह। एक बात याद रखें, इफ 3, अगर क्या शर्त के इफ 3 non-parallel forces, if 3 non-parallel forces are in equilibrium, if 3 non-parallel forces are in equilibrium, then they are concurrent. ये मैंने क्या बात कही है? इस स्टेटमेंट सर इस के, डायग्राम में 3 कब से फोर्सेस हैं? देखिए 1 2 डिस्काउंट। 3। अच्छा, हिंज फोर्स को एक फोर्स कंसिडर किया जा रहा है। जी, हिंज फोर्स को फोर्स कंसिडर किया जा रहा है। If 3 non-parallel forces are in equilibrium, then they are concurrent. बेटा कंकरेंट आइसोसेलेस से ट्रायंगल मुराद, बन जाते हैं। पहले मुझे बताएं कंकरेंट का मतलब क्या होता है? बेटा ये लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2, ये एक तीसरी लाइन है L3। बेटा अगर ये तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, इफ ऑल दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, बेटा इफ ऑल दीज लाइंस are intersecting at one point, तो फिर क्या होगा बेटा? If all these lines are intersecting at one point, they are concurrent. अगर बेटा 3 लाइनें एक पॉइंट पे कट करें तो बेटा वो क्या कहलाती हैं? वो concurrent कहलाती हैं। If all these lines are intersecting at one point, they are concurrent. मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं है? अब आप ये चीज देखो, कोई बॉडी है ऐसे, और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और एक फोर्स उस पर इस तरफ को लग रहा है, तो दूसरा फोर्स इस तरफ को लगेगा, और तीसरा फोर्स इस तरफ को लगेगा, तो तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ना जी। देखिए ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि एक बॉडी को सारे फोर्सेस यूं लग रहे हो और वो इक्विलिब्रियम में हो। इस तरह मुमकिन है नहीं, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, और ये इस बॉडी को इस तरफ को मूव करवाएंगे, ले जाएंगे इस तरफ। किसी बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हो और वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में भी हो, तो वो 3 फोर्सेस कुछ इस तरह के होंगे। ऐसी बात है कि नहीं है? जी मुझे बताएं, ऐसी बात है कि नहीं है? हेलो। हाँ सर, ऐसी बात है। अच्छा, और जब देखें इस तरह का स्ट्रक्चर अगर होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा,
इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे जी? इस पर लगने वाले फोर्सेस, एक फोर्स यूं है, एक फोर्स यूं है, और एक फोर्स अगर यूं है, और अगर ये 3 फोर्सेस हैं और ये नॉन पैरेलल है, और अगर ये 3 फोर्सेस हैं और ये नॉन पैरेलल हैं, इसको ऐसे खींचें, इसको ऐसे खींचें, इसको ऐसे खींचें, दे शुड कट एट वन पॉइंट, दे शुड कट एट वन पॉइंट। ये बात समझ में आ गई? अगर तो आगे चलूं भाई कि नहीं, यहां से बात आगे लेके जाऊं कि नहीं? ये वाली बात दोबारा समझा दें। मैंने ये बात कही है कि अगर, पहले आप मुझे बताएं कि आपको ये पता चला कंकरेंट क्या होता है, यस सर। फिर आपको ये बात पता चली कि अच्छा अगर कोई बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो पैरेलल नहीं है, आपको पता ना, एक तो ये भी सेटअप होता है ना, इस तरह फोर्स लग रहा है, इस तरह फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स इस तरह लग रहा है, तो ये पैरेलल है, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल के इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन अगर नॉन पैरेलल फोर्सेस हों और 3 हों, नॉन पैरेलल फोर्सेस हों और 3 हों, और एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, और एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, और एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, तो ये इक्विलिब्रियम में हो। ये अमूमन इस तरह से होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ऐसे हो सकते हैं। अब इनको किसी स्ट्रक्चर पे, बार पे लगे, जब रॉड पे लगते हैं, ये रॉड है इस तरह से, अगर इसका वेट W इधर है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो दूसरा फोर्स यहां से लग रहा होगा, और ये ऐसे उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कट जरूर करेगी। क्या करेगी? कट जरूर करेगी, ठीक है ना? कट क्यों करेगी, ये भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। पेपर में उसने क्वेश्चन में कहा ये क्यों कट करती है, ये पेपर में उसने पूछा हुआ, तो वो मैं उसका जवाब उसी वक्त दूंगा। आए जनाब, अब दोबारा देखें कि हम क्या स्टडी क्या कर रहे हैं। हम ये चीज देख रहे हैं कि ये एक रॉड है इस तरह से, या ये वो खिड़की के बाहर नजर आने वाला शेड है जैसे मैंने आज दिखाया डायग्राम में, ये दीवार है, ये यहां से हिंज्ड हुआ हुआ है, यहां से क्या हुआ हुआ है? हिंज्ड हुआ हुआ। अब ये हिंज्ड हुआ हुआ है, और ये ऊपर आप देखें इस तरह से कर लें, और एक रस्सी की मदद से, एक स्ट्रिंग की मदद से ये यहां से यूं बंधा हुआ भी है, ये यहां से बंधा हुआ भी है, ठीक है कि नहीं? और इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? इसका वेट W नीचे की तरफ, और यहां से एक टेंशन T यूं, और एक फोर्स F ऐसे यूं यूं लग रहा है, इस तरह से यूं लग रहा है। ये फोर्स फ्रॉम द हिंज है, ये फोर्स फ्रॉम द क्या है जी? हिंज है, ठीक है कि नहीं? आए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा जब भी आप इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं तो आप पूछें कैसे करते हैं, हाउ टू कैरी आउट फोर्स एनालिसिस और इक्विलिब्रियम एनालिसिस। Sir, I think C is answer. जी I think C is answer. अच्छा बेटा, हाउ टू कैरी आउट फोर्स एनालिसिस और इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सर आप एक साइड से पिछला वाला पेज दिखा सकते हैं? जी मैं दिखा सकता हूं, एकदम पता नहीं किधर चला गया, ये इधर ये था, ये नहीं, ऊपर वाला पार्ट दिखाएं, हाँ ऊपर वाला पार्ट। ये नहीं, पहले तो हम फोर्सेस वाले नहीं पढ़े थे, ये ऑपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन से, सिर्फ हम बेसिक ही पढ़ रहे थे, तो अब ये वाले क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा क्या आप दोबारा बोले, आपने क्या कहा है? दोबारा बोले, आपने क्या कहा? ओके सर, मैं कह रही हूँ पहले तो हम ये मेन फोर्सेस डिस्कस करते थे, जिस तरह वेट हो गया या नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन वगैरह, तो अब हम ये क्यों वाली डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह हिंज से जो फोर्स है, दूसरी जो कॉन करंट बन रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही है, आप बताएं आपने क्या कहा है? हेलो, आपकी आवाज बेटा एकदम कट कट के आई है। आप अगर ये मुझे जो समझ आई है उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये पेपर में इसके लिए सेपरेट टॉपिक मैंने बनाया इक्विलिब्रियम 3 के नाम से। बेटा इक्विलिब्रियम 3 में ये क्वेश्चन आए हैं
ये हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये नॉन पैरेलल फोर्सेस आए। आपने देखा इक्विलिब्रियम 2 में मैंने आपको सारे सिर्फ पैरेलल फोर्सेस पढ़ाए थे, और अब इक्विलिब्रियम 3 में मैंने सारे ये नॉन पैरेलल शुरू किए। अगर आप इक्विलिब्रियम 3 की शीट देखें तो आप देखेंगे कि वो सारे एक तरह के क्वेश्चन हैं, सारे एक जैसे क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं उसमें, और वो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? अब आए जरा इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा, हाउ टू कैरी आउट फोर्स एनालिसिस और इक्विलिब्रियम एनालिसिस, हाउ टू कैरी आउट फोर्स एनालिसिस और इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कैसे इसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं जरा। तो उसका तरीका क्या है, कैसे करते हैं वो बताता हूं। बेटा, सबसे पहले होता है ड्रॉ अ नी डायग्राम। एक नी डायग्राम बना दी। शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है कि नहीं? फिर है चूज एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस को चुन लें। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस along x and y एक्सिस। बेटा, वो फोर्सेस जो x और y एक्सिस के पैरेलल नहीं है उन सारों को रिजॉल्व करें। जब आप ऐसा कर लें तो फिर आप क्या करें? आप ऐसा करें कि एक इक्वेशन लिखें, अपवर्ड फोर्सेस, टोटल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस। बेटा, टोटल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? फिर आपने करना है टोटल लेफ्टवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्सेस। और फिर आपने मोमेंट्स लगानी है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये आपका तरीका है स्टडी करने का। सर, और आप एक always- सेकंड ऊपर कर दें ताकि मैं एक जी। स्क्रीनशॉट ले लूं। जी जी। हाउ टू कैरी आउट फोर्स एनालिसिस और नीचे वाला इक्विलिब्रियम हिस्सा। एनालिसिस। और टोटल अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस, टोटल लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू द टोटल राइटवर्ड फोर्सेस, एंड टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। बेटा, डन सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। वो ये है कि मेरे पास अब इस बॉडी का मैंने इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे ये वाला पता है, मैं इसको नीट दोबारा बना देता हूं। मैं इस रॉड को बहुत थिक नहीं दिखाता, ऐसे थिन सा दिखा देता हूं, और फोर्सेस सारों को रेड में दिखाता हूं। ये और ये जनाब एंगल θ1, ये एंगल θ2, ठीक है कि नहीं? उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने इस टेंशन को, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेना है। मैंने इसे, ये ड्रा नी डायग्राम हो गया, शो ऑल द फोर्सेस हो गया, ये मैंने अपना एक्स एक्सिस चुन लिया, ये मैंने अपना वाई एक्सिस चुन लिया। टी और एफ एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, मैंने इन्हें रिजॉल्व कर लिया। ये बेटा आ गया एफ साइन ऑफ θ2, और ये आ गया एफ कॉज ऑफ θ2। और जब मैंने इन दोनों को लिख दिया तो एफ को फिर मैंने काट दिया, और टेंशन के साथ भी मैंने यही किया, टी कॉज ऑफ θ1 और ये टी साइन ऑफ θ1। तो जो सूरत हाल बनी वो ये बनी है।
ये वो बॉडी है, ये इसका वेट है, यहां से एफ कॉज ऑफ थीटा 2 और यहां से एफ साइन ऑफ थीटा 2 और यहां टी कॉज ऑफ थीटा 1, यहां टी साइन ऑफ थीटा 1। ये काम हो गया बेटा। इसमें मुझे बताएं, किसी को समझ नहीं आई तो मैं हाजिर हूं जी। बेटा इसमें किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताएं, मैं हाजिर। ठीक है अजीम चौधरी के नहीं? यस सर ठीक है। मोहम्मद नजीर, ईशा, ठीक है कि नहीं है? दानिया, यस सर समझ आ गया। ठीक है, और इज्जा, ठीक है जी। जिस तरह आपके नाम मेरे सामने आते जा रहे हैं तो मैं बोलता जा रहा। अब सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। एफ साइन थीटा प्लस टी साइन ऑफ थीटा 1 is equal to W. F sine of theta 1, theta 2 plus T sine of theta 2 is equal to W. Sum of upward forces is equal to the sum of downward forces. ये मेरे पास एक हथियार है जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर leftward forces are equal to the rightward forces. Leftward forces is equal to the rightward forces. Rightward forces is equal to the leftward forces. अब मोमेंट्स लगानी है मैंने। क्या लगानी है? मोमेंट्स लगानी है। तो मोमेंट्स में किस तरह लगा सकता हूं जी? मोमेंट्स के लिए मुझे पिवट चुनना चाहिए। मुझे किस तरह की चीज को पिवट चुनना चाहिए बेटा? जी बेटा मुझे, आप देखिए मैं इससे भी पिवट चुन सकता हूं, इसे भी पिवट चुन सकता हूं, इसे भी पिवट चुन सकता हूं। अगर मैं ए को पिवट चुनूं, मुझे बताएं, अगर मैं ए को पिवट चुनूं तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनकी मोमेंट जीरो होगी? बेटा अगर मैं ए को पिवट चुनूं तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जी? एफ cos थीटा, एफ साइन जी मैं, आप बताइए। हेलो सर एफ साइन थीटा 2 की 0 हो जाएगा। एफ साइन थीटा की मोमेंट जीरो हो जाएगी। एफ कॉस थीटा की क्या होगी? उसकी भी जीरो जीरो हो सर, जाएगी। ये वो पैरेलल और टी कॉस थीटा की क्या होगी? perpendicular बेटा टी कॉस थीटा की क्या होगी? सर वो होगी वो लेंथ मल्टी वो भी जीरो ए होगी। सी बाबा मल्टीप्लाई अल्लाह के बंदे मेरी बात सुनिए, देखिए थीटा। अल्लाह के बंदे टी कॉस थीटा भी जीरो होगी। बेटा टी अच्छा टी कॉस, कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, मैं टी साइन थीटा की बात कर रहा था। हाँ ठीक है कि नहीं है? तो टी ये भी जीरो होगी और ये भी जीरो, ये भी, सिर्फ ये दो फोर्सेस रह जाएंगी अबाउट ए। तो मैं कह नहीं सकता कि टी साइन ऑफ थीटा 1 इंटू ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए बी। इसे मानते हैं आप कि नहीं? टी साइन ऑफ थीटा 1 अबाउट ए, ये देखिए टी साइन ऑफ थीटा 1, इसकी मोमेंट क्या होगी? अबाउट ए सी। टी साइन ऑफ थीटा 1 इंटू ए सी, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए बी। डब्ल्यू इंटू ए बी, कोई मसला तो नहीं है बेटा? हाँ जी मोहम्मद अजीम चौधरी, बेटा सर, ये ठीक है कि red- नहीं? जी आपकी आवाज नहीं मुझे नहीं सर कोई मसला नहीं। हेलो हेलो बेटा आप लोगों की आवाज जो है ना वो बड़ी वो आ रही है, मुझे अजीब सी आ रही है। हाँ सर मेरी ठीक आ रही है सर फिर सर, आपके हमें तो अंदर दूसरे की होगा। सही आ रही है। अच्छा, मैं आपकी वॉल्यूम और कम कर लेता हूँ। अब भी ठीक है। अभी देखता हूँ शायद आपकी आवाज मुझे बेहतर है। ठीक है, अच्छा एक मिनट ठहरा यार, किधर चले गए? अच्छा यार अगर फर्ज करें पॉइंट बी को पिवट ले लें तो फिर क्या होगा? बेटा पॉइंट बी को पिवट ले लें तो फिर क्या होगा?
जी बेटा पॉइंट बी को पिवट लें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? वेट की सर मोमेंट वेट जीरो हो जीरो हो जाएगी और जाएगा, उसका एफ मोमेंट कॉस जीरो हो थीटा जाएगा। की मोमेंट क्या होगी? एफ कॉस थीटा की मोमेंट क्या होगी? बेटा अगर इस तरह पिवट हो ना जीरो यूं होगी करके उसकी भी। और कोई फोर्स यूं आ रहा हो तो बेटा उसकी मोमेंट जीरो होती, क्योंकि वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजर रही हो। और अगर कोई फोर्स यूं हो तो उसकी मोमेंट भी जीरो होगी। इसका मतलब अगर बी को पिवट लेंगे तो एफ कॉस थीटा की मोमेंट भी जीरो होगी और टी कॉस थीटा वन की मोमेंट भी जीरो हो जाएगी। सिर्फ ये दो फोर्सेस रह जाएंगे, एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब आप ये चीज देखें कि एफ साइन थीटा टू एफ साइन थीटा टू एफ साइन थीटा टू इन टू ए बी, क्योंकि बी आपका पिवट है ना, इज इक्वल टू, क्योंकि ये अबाउट बी यूं घुमाना चाह रहा है और ये इस तरफ को घुमाना चाह रहा है, ये यूं और ये यूं, इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा वन इन टू बी सी। तो ये भी एक इक्वेशन है। अच्छा आप सी को अगर पिवट लें तो फिर क्या होगा? बेटा सी को पिवट लें तो फिर क्या होगा? जी बेटा इन दो फोर्सेस की मोमेंट क्या, इस फोर्स की और इस फोर्स की मोमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो उसमें से गुजर ही रहे हैं, ये भी उसी में से गुजर है। एफ साइन ऑफ थीटा टू अबाउट सी क्या होगा? एफ साइन ऑफ थीटा टू यूं घुमा रहा है और वेट बेटा यूं घुमा रहा है, तो इससे मिलाकर क्या चीज बनती है? हाँ, व्हाट विल बी इट? एफ साइन ऑफ थीटा टू into AC is equal to W into BC बेटा। F sin of theta 2 into AC is equal to W into BC बेटा। F sin of theta 2 into AC is equal to W into BC। बेटा बस इतनी ही थ्योरी थी जो मैंने आपको पढ़ानी थी। आए जरा आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, आए जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम 3 मेनली इन्हीं चीजों पर का नाम है जो मैंने पढ़ाई है। और सबसे पहले इक्विलिब्रियम 3 में मेरा दिल है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा इकट्ठा सारा आपकी पेपर कॉपी पर नहीं आ सकता, आप लोग प्लीज इसे ड्रॉ करना शुरू करें। बेटा इसकी सिर्फ रफ डायग्राम अभी ड्रॉ कर लें, ताकि जब आपके सामने एक कैमरा आए तो आपके हमको तो पास भी ये इसको अटेम्प्ट करना शुरू करें सर। जी अभी आप इसको लिखना शुरू करें ना, इसकी डायग्राम तो ड्रॉ करें। बेटा इसकी डायग्राम अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लें, ठीक है कि नहीं? ये कोई रॉड है और ये रॉड दीवार के साथ हिंज्ड है, यानी एम्बेडेड है, और उसको ऊपर हॉरिजॉन्टल रखने के लिए एक स्ट्रिंग ऊपर से बंधी हुई है। जी ये आपके सामने डायग्राम होगी कि नहीं क्लियर? जी आए जरा इसको, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि द रॉड हैज अ वेट W, वो बता दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, और ये फोर्सेस एट हिंज है। उसने आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है, वो मैं नोट कर लेता हूं, अभी जवाब नहीं देता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या डेफिनेशन है बेटा? बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या डेफिनेशन है? हाँ
point on a body from which the whole weight of the body is considered to be acting. हाँ बिल्कुल ठीक है. द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग. बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, पूरे 2 नंबर मिलेंगे. अगर ये खाली आप ये कहते कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, तो आपको 1 नंबर मिलता. कंसिडर्ड टू एक्ट में आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे. इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का मतलब क्या था? इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, जी बेटा, a body is said to be in equilibrium if resultant force is 0 and resultant moment is 0. A body is said to be in equilibrium if resultant force and resultant moment both are equal to 0. ठीक है. अब अगला पार्ट पढ़े बेटा, पार्ट बी पढ़े. द लाइन ऑफ एक्शन. सर क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? जी दोबारा बोले, आपने क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 के कौन से पार्ट ए का आंसर कह रही हो बेटा? पार्ट 1 Yes, अभी sir. चल रहा है ना, क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर रहे हैं. ये क्वेश्चन 5 ही है बेटा. बेटा ये क्वेश्चन 5 ही चल रहा है. अच्छा सही है सर. बेटा ये क्वेश्चन 5 ही चल रहा है. अभी वो अपने छुरे तेज कर रहा है. अभी उसने पहले 2 बड़े आसान आसान सवाल फेंके हैं. बाउंसर अभी उसने मारना है. डायग्राम उसने बना दिया है. उसने बड़े आसान आसान सवाल 2 फेंके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो आपने बता दिया कि द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट. और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी आपने बता दिया कि रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट शुड इक्वल टू 0. अब पार्ट बी में देखें क्या है. पार्ट बी बेटा कंकरेंसी का क्वेश्चन है. पार्ट बी किसका सवाल है? कंकरेंसी का. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द डब्ल्यू of the rod passes through the cord at point P. Explain why for the rod to be in equilibrium the force F produced at hinge must also pass through the point P. इसका क्या मतलब है? ये देखें, डायग्राम पर वापस आ जाएं. ये जो मैं कर्सर को मूव करवा रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर मूव होता हुआ? हेलो जी बेटा. यस सर, नजर आ रहा है. अच्छा अब ये चीज देखें, ये वेट की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये यहां है ना ऐसे, और ये टेंशन टी है, ये यूं जा रही है. क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं एफ को ऐसे लंबा करूं तो ये भी पी पर आके काटेगा. उसने कहा अगर मैं एफ को प्रोड्यूस करूं, प्रोड्यूस करने का मतलब होता है उसको आगे लेके जाऊं, उसकी लाइन को एक्सटेंड करूं. उसने कहा कि एफ भी पी पर काटेगा. इसका मतलब है कि 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो कंकरेंट होते हैं. बेटा 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं. उसने आपसे सवाल पूछा है कि ये कंकरेंट क्यों है. मैंने उस वक्त आपको सिर्फ इतना बता दिया था कि 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कंकरेंट है, और मैंने कहा था मैं जवाब तब दूंगा जब पेपर में वो क्वेश्चन पूछेगा. और उस जालिम ने यहाँ पूछ ही लिया है. एक्सप्लेन व्हाई फॉर द रॉड टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्स प्रोड्यूस्ड एट द हिंज मस्ट आल्सो पास थ्रू पॉइंट पी. मैं सवाल का जवाब आखिर में दूंगा. बेटा सी में उसने पूछे आपसे क्या कहा है. सी में एक बात ऊपर नोट करें, सी में कि उसने लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए बी. ठीक है कि नहीं? ये नोट कर लें. और वो कहता है आपको, ये जो सी के पार्ट 1 में वो कहता है कि लेफ्टवर्ड फोर्सेस को राइटवर्ड फोर्सेस से इक्वेट करें तो जो इक्वेशन बनती है वो लिखो. और बेटा सी के पार्ट 2 में वो कहता है कि अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स से जो इक्वेशन जनरेट होती है वो यहां लिख के दिखाओ. और सी के पार्ट 3 में वो कहता है कि मोमेंट्स की इक्वेशन लिख के बताओ अबाउट ए. ये सारे क्वेश्चंस उसने किए हैं. मैं ये क्वेश्चन अभी हटा लूं आपके सामने से बेटा. और इक्विलिब्रियम 3 आपको पता है मैंने उसमें गूगल पे शेयर कर दी हुई है. ठीक है कि नहीं? यहां से मैं इसको हट रहा हूं और अब आपके सामने मैं कैमरा सामने ला रहा हूं. ये देखें, ये क्वेश्चन है जो आपके सामने आ गया. मैंने ये आपको बात नहीं बताई कि वो उसकी कंकरेंसी का जवाब मैंने नहीं दिया, मगर इसको देखकर आप मुझे बताएं. ये मैं इसके आपके सामने रॉड को डॉटेड लाइन में शो करता हूं. ये रॉड है डॉटेड लाइन में. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और W यहां एक्ट कर रहा है. एफ को अगर रिजॉल्व करें, एफ के ये 2 कंपोनेंट्स नहीं बनते.
F cos of alpha and F sin of alpha. F cos of alpha और F sin of alpha नहीं बनते ये। और यहां से देखें T का, ये T cos of बीटा और T sin of बीटा, बड़े ये दो फोर्सेस बनते। अब जो C का पार्ट 1 था उसमें वो कह रहा था कि आप हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को इक्वेट करें, हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस होता है। तो C के पार्ट 1 का जो जवाब था वो ये था कि F cos of alpha T cos of बीटा के बराबर। C पार्ट 1 का जवाब क्या था? F cos of alpha is equal to T cos of बीटा के बराबर। और उसके बाद उसने C पार्ट 2 में कहा था कि वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करें, तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। F sin of alpha plus T sin of beta is equal to W। ठीक है कि नहीं? और फिर उसने C के पार्ट 3 में पूछा था कि अगर A को पिवट ले लें, अगर A को पिवट ले लें तो क्या होगा? अगर आप पॉइंट A को पिवट लेंगे तो इस फोर्स की मोमेंट 0 है, इस फोर्स की मोमेंट 0 है और इस फोर्स की मोमेंट भी 0 है। T cos ऑफ बीटा की मोमेंट भी 0 है। तो पीछे कौन रह जाएगा? T sin ऑफ बीटा और साथ ये W रह जाएगा। तो T sin ऑफ बीटा इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू W इंटू AC। लेकिन यहां तक रुकना नहीं था, उसने कहा था कि AC जो है 2/3 ऑफ AB है, तो जाहिर है कि उसका मकसद यही था कि हम अब AB से कैंसिल हो गया, तो T sin ऑफ बीटा 2W/3 आ जाएगा। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? बेटा इसमें कोई इशू तो है तो मुझे बताएं। सर 2/3 AB कैसे है? क्या 2/3 AB कैसे है? उसने दिया हुआ, ये उसने दिया हुआ कि AC 2/3 ऑफ AB। ये अगर आप देखें तो C का जहां स्टार्ट है, कहते हैं तो मैं क्वेश्चन दोबारा लेकर आऊं सामने? नहीं सर ठीक है। तो ये जनाब आपके सामने जो सूरत हाल है ये यूं थी। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इक्विलिब्रियम 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इक्विलिब्रियम 3 है जो आपके सामने यूं आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन, मैंने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि why 3 forces in equilibrium are concurrent। अब तो उसने पेपर में भी पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने आपने देखा कि 3 forces in equilibrium are concurrent। बट सर इसका क्या बेटा जवाब होगा? जी, जो आज आउट ऑफ द 7 स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं, जो इसका जवाब देगा ना, वो आज का आप समझें कि फिजिसिस्ट का जवाब सर कि why 3 forces in equilibrium are concurrent, जो आप में से इसका जवाब देगा ना, वो आज का समझें आप कि मैं उसको कहूंगा कि वो फिजिसिस्ट ऑफ द डे डिक्लेयर करेंगे उसको। जी सर, सबसे पहले आपने बोला था कि when 3 non-parallel lines intersect at a point they are considered to be concurrent। तो ये इसका मैंने ये आपको यानी एक फैक्ट बता दिया था, मैंने आपको ये वजह नहीं बताई। हाँ, 3 non-parallel lines, तो ये यानी कि फिक्शनल जो ये तीनों फोर्सेस हैं इनके डायरेक्शंस जो है नॉन पैरेलल है। एक पॉइंट तो ये हो गया, मगर ये वजह नहीं है। मैंने जब बताया था तो मैंने एक फैक्ट बस बता दिया था कि 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस व्हेन इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम दे कट एट वन पॉइंट। और अब पेपर में क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाई दे कट, वो तो ये नहीं कह रहा कि क्यों, अच्छा एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, वो आपसे उस फैक्ट का वो नहीं मांग रहा। उसने तो पूछा है क्यों कट करते हैं, क्यों तीनों फोर्सेस कंकरेंट होते हैं। मैंने इस सवाल का जवाब पूरे लेक्चर में नहीं दिया अभी तक। मैंने पहले भी जब ये फैक्ट बताया था उस वक्त भी नहीं इसका जवाब दिया था। फिर उसका जो पार्ट बी क्वेश्चन का पढ़कर मैं आगे चला गया था, मैंने क्वेश्चन का C1, C2, C3 हल किया।
मगर मैंने 5 को नहीं, मैंने बी पार्ट 5 के बी को टच नहीं किया। 5 का बी यही कहता है कि आखिर क्यों एफ को प्रोड्यूस करें तो वो उस पॉइंट पी पर ही कट करता है, आखिर क्या वजह। जी, जो देगा इसका जवाब उसको मिलेगा बड़ा सवाब। जी, है कोई बंदा जो दे इसका जवाब? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा सर। फारिस तुम दो तुम, अब्दुल तारिक। सर मैं लेट आया हूँ, मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा उसके बाद सब आप जवाब दानिया देते हैं। कासिम, इज़ा जब्बार, मोहम्मद अजीम चौधरी, मोहम्मद नजीर, ईशा बुखारी। जी, है कोई आज का चैंपियन ऑफ द डे? बॉडी इक्विलिब्रियम। हाँ जी, सर क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नहीं ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो मैंने पहले एक बात कर दी ना कि मैंने बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड इफ देयर आर 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, दे आर ऑलवेज कंकरेंट। ये मैंने पहले डिस्क्लोज कर दिया। पेपर वाले ने क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा कि अच्छा कंकरेंट होते हैं या नहीं होते, तो उसने डायरेक्ट पूछा ऐसा होता ही क्यों। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है ना, वो कहता है अगर मैं एफ को वाई इफ आई एफ प्रोड्यूस इफ एस इज प्रोड्यूस इट कट्स द पॉइंट पी। यहाँ पॉइंट पी उसने बनाया, उसने कहा आखिर क्यों तीनों फोर्सेस एक जगह पर ही कट करते हैं, अगर वो नॉन पैरेलल हैं तो वो क्यों एक जगह कट करते हैं। मैंने तो नहीं इसका जवाब बताया, और खाली ये कह देना कि जी चूंकि वो इक्विलिब्रियम में है ये काफी नहीं है। दिस इज नॉट एनफ। Because resultant force and resultant moment become zero. अच्छा, अब जोएब आपने ना काफी करीब बात कर दी है, इसका जवाब मोमेंट पे ही छुपा हुआ है। मैं तुम्हें इतना इशारा देता हूं, आगे बात करो। क्या सर इशारा दे दें? चले मैं अब जवाब देने लगा हूं बेटा, जवाब सुने भाई। बात कहता आपको तो ना जवाब इस तरह भी दिया जाता है, उसने कहा कि अकरम चचा के घर क्यों नहीं गया, तो उसका जवाब उस तरह कहता है कि अच्छा अगर वो जाता तो वो उनसे बदतमीजी करता, इसलिए नहीं गया। अब ये देखें यहां पर जवाब उसके रिवर्स की सिचुएशन की फ्लॉ को बताया गया, यानी उसने कहा अकरम चचा के घर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो उसने कहा अगर वो जाता यानी उसका उलट तो बदतमीजी करता, यानी उसकी रिवर्स सिचुएशन में उसने कहा कि 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम जो हैं वो कंकरेंट क्यों हैं। तो मैं अब इसका जवाब दे रहा हूं कि अच्छा अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कंकरेंट नहीं है, यूं है, ऐसे हैं, तो मुझे बताएं इस ये पॉइंट कौन सा है जहां F2 और F1 क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं। जहां F1 और F2 क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पर अगर मोमेंट लें, इस पॉइंट पे मोमेंट लें तो F1 और F2 की मोमेंट क्या होगी इस पॉइंट के अबाउट? जी, 0। 0। तो W की मोमेंट आर्म, ये W इस पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा? W इस तरह की एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, W इंटू एक्स। इस मोमेंट को कोई काउंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा? बेटा इस मोमेंट को कोई मोमेंट और काउंटर कर रही है कि नहीं कर रही है? नो सर। नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये बॉडी यूं गोल घूमेगी और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी क्योंकि कोई मोमेंट इस डब्ल्यू एक्स को बैलेंस नहीं कर रही। इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं, इसी डायग्राम को जो मैंने यहां बनाई है उसे रीड्रॉ कर रहा हूं। अब पहले मैंने इस पॉइंट की बात की थी, अब आप इस पॉइंट की बात करें। इस पॉइंट पर अगर मोमेंट्स लें तो W की मोमेंट 0 हो जाएगी, F2 की मोमेंट 0 हो जाएगी, मगर F1 की तो मोमेंट 0 नहीं होगी। वो तो एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और उस मोमेंट को कोई काउंटर करने वाला भी नहीं है। इसका मतलब वो गोल घुमा देगा उस बॉडी को।
और इसी डायग्राम को फिर रीड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट को पिवट लें, F1 की मोमेंट तो 0, W की मोमेंट 0, मगर F2 सर को डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ क्यों नहीं, वो जब पिवट से गुजर रहे नहीं, आप ये चीज देखो कि पिवट से गुजर रहे हैं तो उनकी तो मोमेंट होगी ही नहीं ना। इस पॉइंट को पिवट चुना है तो जो जो फोर्स पिवट से गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन से ला हासिल, सिंपल सी बात है, उसकी कम से कम मोमेंट इस पॉइंट पर नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब F2 एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसे कोई काउंटर सर नहीं कर रहा। पहले दो की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, इसकी क्लॉकवाइज है, उससे फर्क किसकी? नहीं पड़ता। नहीं आप देखें, इसमें मैं आप बता, इस पॉइंट के अबाउट W एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो कोई कैंसिल नहीं कर रहा। वही है सर, हाँ वही कह रहा हूँ सर कि फर्क पड़ रहा है कि वो आउट ऑफ द 3 दो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज कर रहा है। तो चलो नेट क्या होगा, एंटी नेट फिर क्लॉकवाइज भी एक मोमेंट। तो इसका जवाब ये है, सुने जवाब ये है, why 3 forces are concurrent। ठीक है, why 3 forces are concurrent। तो जिस तरह मैंने कहा कि वो, उसने कहा कि अकरम चचा के घर क्यों नहीं गया, उसने कहा अगर जाता तो उनसे बदतमीजी करता, इसलिए नहीं भेजा। अब इसका जवाब ये है कि why 3 forces are concurrent if they are not, मैं जवाब इस तरह स्टार्ट कर रहा हूं, if they are not concurrent, any force will produce a moment about the point of intersection of other two forces। If they are not concurrent, any force will produce a moment about the point of intersection of other forces which will not be balanced। यानी वो मोमेंट को कोई बैलेंस नहीं कर रहा होगा। Hence 3 non-parallel forces in equilibrium are not concurrent, are concurrent, sorry। ठीक है कि नहीं है? कोई मसला तो नहीं है यार इसमें? हेलो नो सर। नो सर। सर आज आपने इक्विलिब्रियम के पास पेपर्स कराए? जी जी, इक्विलिब्रियम की वर्कशीट कराई है आपने सर? मैंने आज इक्विलिब्रियम 3 का पहले एक छोटा सा डिस्कशन किया इक्विलिब्रियम 3 का, और फिर जी सर। इक्विलिब्रियम 3 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया, और मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम